नामिका जो है ना, यानी कि बिहार के रहने वाली थी, बिहार में, वो भी मुजफ्फरपुर जिले। क्या क्या आता है तो में और अधि, ठीक है, गए जोड़ अक, ठीक है। तो का जो संधि विच्छेद क्या होता है, यदि जोड़ हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी का मॉडल क्वेश्चन को हम 101 नंबरिया को आपको अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपको 100 नंबर जो है ना बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, 100 नंबर का एक नंबरिया पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 नंबर के एक नंबरिया बनाना रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम 100 नंबर के एक नंबरिया में हम 30 नंबर तो कंफर्म है जो है कि नहीं कि हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि गुरु नानक ने किस धर्म में परिवर्तन किया था। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था, तो गुरु नानक जी का संबंध है सिख धर्म से, गुरु नानक जी ने सिख धर्म में परिवर्तन किया था। दूसरा का क्वेश्चन है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। कवि घनानंद का जो वध है ना, वह नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। कवि घनानंद का जो वध है ना, किसने किया था, नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। तीसरा का क्वेश्चन है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो घनानंद कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। मेरे बिना तुम प्रभु जो है ना शीर्षक कविता किनके द्वारा, तो धर्मवीर भारती के द्वारा यह जो है ना भाषा का रूपांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत ने कविताओं का अनुवाद किस कवि के ने पहल पुस्तक में किया था। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था। तो चलिए इसका आंसर जो हो गया बीरेन डंगवाल, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो गया, बीरेन डंगवाल। अब अगला क्वेश्चन मेरा आ गया कि कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। कवियत्री अनामिका के पिता का नाम जो था वो क्या था, श्यामनंदन किशोर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कवियत्री अनामिका जो है ना, यानी कि बिहार के रहने वाली थी, बिहार में, वो भी मुजफ्फरपुर जिले के, ठीक है। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को जो है ना पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता का पंक्ति है। तो हम लोग जानते हैं पंक्ति से उतर जाता है उसका रब जो है ना किस कविता से है, यानी कि अक्षर ज्ञान से है, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो इस बातों को जान लीजिए कि गुरु के ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस धारा के कवि है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा घनानंद किस धारा के कवि है, तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा ताकि जो है ना आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को जो है ना लगभग आप कंफर्म रखिएगा कि यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो जन्म हुआ था ना, वो आप ध्यान रखिएगा 1855 ईस्वी में हुआ था। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। अब देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इन मुसलमान हरिजन नए कोटिन हिंदू वाड़िए यह किस कवि का कथन है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए यह किस कवि का जो है ना यह कथन है, तो आपको याद होना चाहिए रसखान का यह कथन है। प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है। आपको याद होगा कि प्रेम ऐनी सी राधिका में कवि ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। स्वदेशी शीर्षक कविता जो है ना, यह जो है ना आपको याद रखिएगा कि यह किसके संकलित है, प्रेमघन नहीं सॉरी भारत सौभाग्य से। स्वदेशी जो है ना भारत सौभाग्य से यह जो है ना यानी कि संकलित है। युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ जो है किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत की है युगपथ संरचना, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन आ गया कि ग्रामीण जीवन में यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है। ग्रामीण जीवन में जो है ना यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है, तो याद रखिएगा भारत सौभाग्य में है। किस में है, भारत सौभाग्य में है। अगला क्वेश्चन मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो 17 नंबर में डी होगा जो कि घनानंद का वध किया था। मीर मुंशी ने, जो कि आपको याद रखिएगा नादिर शाह का जो मुंशी था यह मीर मुंशी था, ठीक है। तो घनानंद का वध किया था, ठीक है। आगे रखिएगा 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। 30 कोटि संतान नग्न तन यह किस कविता का है, तो स्वदेशी का, हमारे जो है ना स्वदेशी का यह जो है ना
आप याद रखिएगा 30 कोटि संतान नग्नतन, नहीं स्वदेशी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत माता होगा। भारत माता का यह जो है ना 30 कोटि संतान जो है ना हमारे भारत का, इसका क्या नाम है जी, हमारे भारत में 30 जो है ना 30 करोड़ लोग रहते हैं, यह नग्न है। और फिर हम लोग जो है ना कैसे अपने एक अच्छे मतलब भारत के हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष है? निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? निम्न में से कौन सी कविता है जो है भारत के जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली जो है ना अज्ञेय की रचना है। हीरानंद जो है ना अज्ञेय, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? मतलब कि आज्ञा शब्द जो है कौन से लिंग है? तो आज्ञा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर, वाष्प क्या है? वाष्प जो है क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो वाष्प जो है ना वह तत्सम है, याद रखिएगा, ठीक है। वाष्प जो है ना कैसा है शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अगला देखिए, श्रीमान का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हर लोग जानते हैं श्रीमान का क्या होता है? श्रीमती होता है। लड़का का बहुवचन क्या होगा? यानी कि जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए लड़का का बहुवचन होगा लड़के, ठीक है, लड़का लड़कों नहीं होगा, लड़के होगा। संज्ञा का अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसकी संबंध सूचित हो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा का जो सर्वनाम है जिस रूप से वाक्य के जो है ना शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम कारक बोलेंगे, ठीक है। में पर किस कारक की, आप जो है याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है मेरा, में पर किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इस प्रकार से हम यदि हम कारक के सभी विभक्ति को याद हम किए हुए होंगे, ठीक है, तो ये हमको पता चल जाएगा। जो यह अधिकरण कारक में जो है ना क्या आता है? में अधि पर। अधिकरण कारक में है ना क्या क्या आता है? तो में और अधि, ठीक है, और पर, ठीक है, तो अधिकरण कारक में हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जो है ना, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? 27 नंबर क्वेश्चन जो है ना आप याद रखिएगा कि हिमालय से गंगा निकलती है या किस कारक का? तो अपादान कारक के हैं, ठीक है। अब आगे फिर हम लोग इससे बढ़ते हैं 28 नंबर में, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में जो है ना सर्वनाम कितने हैं? तो याद रखिएगा हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? 11 है। हिंदी में सर्वनाम 11 है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, मेरा एक कुत्ता है उसको भोपाल से लाया गया, यह किस सर्वनाम का? तो देखिएगा जो मेरा कुत्ता है यह क्या बताता है? मेरा कुत्ता है, यह संबंध को बताता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। याद रखिएगा उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। मंगमा को किसके साथ विवाद था? याद रखिएगा मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो मंगमा को उसको जो है ना नंजमा के साथ विवाद था, यानी कि मंगमा को उसकी पतोह जो थी नंजमा उसके साथ ही विवाद था, और एक रंगपात जो था वो अलग था, उसके साथ विवाद नहीं था, वह जो है ना इससे पैसे ऐंठना चाहता था। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? 32 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि सात कोरी होता कौन से है? तो आपको याद होगा कि यह उड़ीसा का यह कहानी है, ठीक है। सात कोरी होता जो है ना उड़ीसा का कहानी है, याद रखिएगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान किसका घर टूट गया? तूफान में किसका घर टूट गया था? तो याद रखिएगा तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था, याद रखिएगा। इस कहानी का प्रमुख पात्र भी लक्ष्मी है, क्योंकि यह कहानी जो है पूर्ण रूप से ढहते विश्वास कहानी जो है ना लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती है। किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो आपको याद रखिएगा कि अगर आप पढ़े होइएगा वर्णिका तो उसमें है कि सीता को एहसास हुआ कि धरती और आसमान के बीच में घुटन भरी हुई है, इसलिए सीता अपने यानी कि सुबह के ही भोर के ही समय में वो अपने घर से निकल गई थी, ठीक है। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिरजू की पत्नी का जो नाम था आपको याद होगा पुष्पा, ठीक है। बिरजू की पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा।
यही है, यही कहानी का है, यानी कि 34 नंबर भी उसी कहानी का है और 35 नंबर भी एक ही कहानी का है, जिसमें सीता जो है ना माँ करके ऐसा कहानी है। और इसमें सीता है और इसका प्रमुख पात्र सीता ही है, और सीता के जो है 3 बेटे हैं, ठीक है, नारायण, बिज्जू और एक क्या है, यानी कि नारायण, बिज्जू और माइंड मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, उसी का बिज्जू जो है ना मझले बेटा है, तो उसी का जो है ना पत्नी का नाम पुष्पा था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन में कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिलवाने के लिए कहा गया। देखिए नगर शीर्षक जो पाठ है ना उसमें अमल राज को जो है कितना नंबर कमरा दिलवाने के लिए कहा गया, 48 नंबर का कमरा अमल राज को दिलवाने के लिए कहा गया, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को क्या था, याद रखिएगा, पहले दिन पपाती को जो है ना बुखार लगा था, तो उसकी माँ जो है ना शहर के अस्पताल में लेकर के गई थी, ठीक है। 38 नंबर, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। माँ शीर्षक कहानी ने किसने अपने पुत्र को जो है ना घर आने के लिए पत्र लिखाया, तो उसकी माँ ने लिखवाया था कि उसकी बहन जो है ना, या उसकी बहन जो है ना मंगू जो पागल थी उसी को लेकर के जो है ना, यानी कि उसकी माँ ने पत्र लिखवाया था। खून की सगाई कितनी प्रसिद्ध कहानी है। 39 नंबर क्वेश्चन जो है ना, खून की सगाई कितनी प्रसिद्ध कहानी है, तो याद रखिएगा खून की सगाई जो है ना ईश्वर पेटलीकर की कहानी है, ठीक है। अगला, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। कटक शहर को जो है ना बाढ़ से बचाने के लिए जो है महाराज ययाति केसरी ने जो है ना, यानी कि उसका पत्थर का बांध बनवाया था। याद रखिएगा कटक शहर को बाढ़ से की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने जो है ना वो पत्थर का बांध बनवाया था। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। आपको याद होगा कि उपसर्ग जो है ना, हम बताए भी हैं कि उपसर्ग जो है ना क्या होता है कि शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और जो है ना प्रत्यय जो होता है ना उस शब्द के बाद में लगता है। जैसे गायक का अगर हम संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो क्या मेरा टूट करके आएगा, गायक का जो हम संधि विच्छेद यदि हम तोड़ते हैं तो क्या मेरा टूट करके आएगा, तो याद रखिएगा हम अभी आपको बता रहे हैं, गायक का संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो क्या होगा, गए जोड़ अक, ठीक है। तो इसका पहला वाला जो है ना वो उपसर्ग होगा, दूसरा वाला प्रत्यय होगा, तो ये क्या होगा, अक होगा। इसमें जो है ना प्रत्यय क्या होगा, उपसर्ग तो पहले वाला, अगर उपसर्ग कहता तो गए होता, प्रत्यय कहा है तो अक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अक होगा इसका प्रत्यय, ठीक है। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो तालु का विशेषण होता है तालव्य। तालु का विशेषण क्या होता है, तालव्य। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, संधि में किनका योग होता है। संधि में किनका योग होता है, याद रखिए आप लोगों को अगर संधि याद होगा तो आपको पता होगा कि संधि में 2 वर्णों के मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, ठीक है। अब आगे 44 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि जितने पूर्व पद की प्रधानता हो उसमें समाज के अव्यय हो जाए तो उसमें कौन सा समास कहते हैं। जब अव्यय हो जाए तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, ठीक है। रोगग्रस्त कौन समाज है। 45 नंबर क्वेश्चन का मेरा क्या आंसर हो जाएगा, रोगग्रस्त कौन समास है, तो रोगग्रस्त तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा रोगग्रस्त कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है। वह बाजार की ओर आया होगा, यह किस पदबंध का उदाहरण है, तो क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसमें कोई दूसरा, उसी के अधीन में अगर कोई दूसरा वाक्य हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मैं जा रहा था वहां उसने हमसे मिल गया, तो इसमें क्या है, यह मिश्रित वाक्य है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन जो हो गया, ठीक है, क्या है, जो 48 नंबर क्वेश्चन, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का मिश्रण है। देखिए कछुए ने क्या किया, खरगोश को हरा दिया, कछुए ने क्या किया, खरगोश को हरा दिया, तो यह एक बहुत आसान सरल वाक्य है, ठीक है। यह बहुत आसान क्या है, सरल वाक्य। हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे थे, बहुत आसान सरल वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। 49 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है पहले हम पढ़ते हैं, चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। यह थोड़ा सा मूड में जा नहीं रहा है इसलिए यह गलती लग रहा है। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है,
रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। हाँ चलो ये सही हो गया। राम और मोहन घोर मित्र है। घोर शब्द देखिए, दो घोर शब्द जो है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मकड़ी जाला बुना रही, देखिए मकड़ी जाला नहीं बुनती है, मकड़ी जो है ना जाल बुन रही है, ठीक है, ऐसा होता है, इसीलिए रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, ठीक है। अब 50 में हम पढ़ रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए गणेश शब्द का जो है ना पर्यायवाची कौन सा होगा, तो एक दंत। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, एक दंत, याद रखिएगा एक दंत। गणेश शब्द का पर्यायवाची, गणेश को एक दंत, ठीक है, एक दंत कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब हो गया क्या चीज की, मतलब जैसे एक ही नाम को जो है ना, एक ही आदमी को जो है ना अलग अलग नामों से पुकारा जाना, एक ही शब्द को, एक ही पदार्थ को अलग अलग नामों से पुकारा जाना। अब 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। देखिए दयनीय जीव जो सबसे ज्यादा जो है ना दया की भावना रखते हैं वो एक पिता होते हैं, एक पिता होते हैं जो सबसे ज्यादा दया की भावना रखते हैं। वही बात को लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि के रहस्यमयी शब्द अंकित है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया, तो आपको याद होगा कि वह शासक था बादशाह अकबर ने। अकबर ने ऐसा मतलब सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि लिखा हुआ होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है 53 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। आप याद होगा आपको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो व्यक्तिगत नाम था वह देव था। क्या था नाम, देव था। अब 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का जो है ना श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का जो है ना यह बेलगोल स्थान जो है ना यह जैनो धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन सा धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो जैन धर्म के लिए है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। देखिए बहादुर में जो है ना यह आपको याद होगा कि स्वतंत्रता सेनानी का तो नहीं ये है, चौकीदार का भी नहीं ये है, विद्यार्थी का भी नहीं है, नेपाल के गवई के गोरखे की है। नेपाल में एक लड़का था जो कि अपने मम्मी के मार से वो अपना घर छोड़ करके भाग चला था, उसी का नाम जो है ना बहादुर रखा गया। लेखक ने जो है ना, लेखक काफ़ी अच्छे से इस कहानी को जो है ना काफ़ी अच्छे से बताए हुए हैं, ठीक है। आपको बताते हैं 56 नंबर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। आपको याद होगा कि बहादुर जो है ना भैंस को इतना मार मारा कि उसकी भैंस जो है ना उसकी बहादुर के माँ के पास चले आई थी, तो जाकर के उसको मम्मी ने उसको बहुत मार मारा था। और बहादुर नेपाल के रहने वाला था, इसीलिए जो है ना बहादुर वो अपने घर छोड़ करके भाग गया था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई जो है ना किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई जो है ना लेखक किस लेखक की रचना है, तो आप याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किस मंगल ध्वनि का संपूरक है। दक्षिण भारत में जो है ना यह मंगल नागस्वरम की शहनाई जो है ना यह किस मंगल ध्वनि का मतलब संपूरक है, तो पर्व गीत का है। किस मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो पर्व गीत का, याद रखिएगा। मरते दम तक शहनाई न छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है, बिस्मिल्लाह खान का है। मरते दम तक न शहनाई छूटेगा न काशी छूटेगा, यह किसका है, तो बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। अगला, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। देखिए नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। नसीहत शब्द मतलब हम क्या कहते हैं कि तुमको हम नसीहत दे रहे हैं। क्या है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि तुमको हम नसीहत दे रहे हैं, यानी कि तुमको हम तरीका बता रहे हैं। शिष्ट का जो है ना हम तुमको क्या बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, इसीलिए नसीहत शब्द का क्या हो जाएगा अर्थ, शिष्ट तरीका, ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा राममोहन राय ने ही नहीं दिया था। आपको किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी जी को जो है ना महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। पहले गांधी जी नहीं, पहले गांधी जी का जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, बाद में चलकर उनको जो है ना नाम के आगे जो है ना महात्मा की उपाधि दे दिया गया। किनके द्वारा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिएगा। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे।
यह कथन किसने कहा था? मैं चाहता हूं कि सब देशों के जो है ना संस्कृति की हवा जो है ना मेरे घर के जो है ना चारों ओर से जो है ना बहती रहे। यह कथन किसका था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक लेखक का पाठ के लेखक के नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। आपको याद होगा कि जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हर विडंबना की बात करते हैं, जिसमें कि जो है ना यानी कि श्रम के आधार पर जो है ना जाति को बांट दिया गया था, और इस विडंबना को खत्म करने में जो है ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को काफ़ी योगदान भी रहा। अब 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी किस संग्रह से लिया गया है? तो कुहासा से लिया गया है। 20 के दांत जो है ना यह किस संग्रह से लिया गया है? कुहासा से। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो देखिए आपको याद होगा कि बहादुर जो अपनी माँ से पीट करके आ गया था, तो लेखक के घर में आकर के वो काम करने लग गया था, तो उसके बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर नाम था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो याद रखिएगा हिंदी आलोचना के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे वह रामविलास शर्मा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 67 नंबर, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? मेघदूत का जो है ना जर्मन पदानुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन पदानुवाद मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन मेरा यह हो गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1907 में। सन 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी लेखक का जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। ठीक है, जो लेखक का आपको जन्म मृत्यु दिया गया हुआ है उस लेखक का जन्म मृत्यु आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 69 में। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिमाप है? ठीक है, मनुष्य के पाश्विक वृत्ति का परिमाप है। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के पाश्विक वृत्ति का परिमाप है। ठीक है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी के लिए कौन सा शासक जो है ना अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो धारा नगरी के लिए आपको याद होगा कि धारा नगरी के लिए जो प्रसिद्ध है वह कौन है? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है ना धारा नगरी के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद के होते हैं? स्वरों के उच्चारों पर लगने वाले जो है ना लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने आधार पे होते हैं? स्वर वर्ण जो है ना 3 होते हैं। स्वर वर्ण जो है ना यानी कि स्वर वर्ण का जो उच्चारण जो है ना 3 आधारों पे किया जाता है। च का उच्चारण जो स्थान क्या है? आप याद होइएगा कि च, आप मुंह से खुद से पढ़ करके देख लीजिए कि च का उच्चारण आपको क्या चीज़ से होगा? तो च का उच्चारण जो होगा ना वह तालू के हिलने डुलने से होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में कि जो है निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन जो है ना कौन सा होता है? तो ल जो है ना अंतःस्थ व्यंजन होता है। ल कौन सा होता है? अंतःस्थ व्यंजन। इसको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना एग्जाम में जो है ना व्याकरण से भी पूछा जाता है और बुक से भी पूछा जाता है, तो दोनों से जो है ना लगभग कुछ के डिफरेंस में रहता है। तो व्याकरण वाले आपको सेक्टर को भी मजबूत कर लीजिए और बुक वाले सेक्टर को भी आप मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ल। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो ल है। अब 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए 74 नंबर क्वेश्चन का कहता है एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है? एक मात्रिक स्वर जो है ना एक मात्रा में केवल होता है, तो हर्ष स्वर जो है ना एक ही मात्रा में उसका कहानी खत्म हो जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर का जो अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर र के बाद अ का होता है ना, इसीलिए मुक्ताक्षर जो है ना इसका अंतिम ध्वनि क्या होगा? स्वर होगा। ठीक है, नहीं मुक्ताक्षर में जो है ना इसका स्वर नहीं होगा, इसका व्यंजन होगा। ठीक है, इस बातों को याद रखिएगा। अब देखिए यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद होगा कि यद्यपि का जो संधि विच्छेद क्या होता है? यदि जोर अपि। यदि जोर अपि। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको याद होगा कि शुद्ध शब्द इनमें से जो है ना कौन आपको दिख रहा होगा? तो जो है ना भीष्म यह गलत है। ठीक है, भीष्म जो है ना यह गलत लिखा हुआ है, और विधि भी गलती लिखा हुआ है। ठीक है, विधि जो है ना यह विधि नहीं होता है, विधि होता है। ठीक है, प्राण में ये न नहीं होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। दधीची जो है ना यह सही लग रहा है। ठीक है, अब 78 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 78 नंबर में है
निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? इकहरा का उदाहरण चिन्ह कौन सा है? तो आपको स्पष्ट हो गया जो होगा ना, इकहरा मतलब जब हम कोई सी भी फुल स्टॉप देते हैं इसमें जो है ना इकहरा उसको बोलते हैं। इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? तो यह फुल स्टॉप यही हो गया हिंदी का। री क्या है? यह जो है ना यह री लिखा हुआ है, ठीक है, यह क्या है? री लिखा हुआ है। 79 नंबर का मेरा क्या है? री का। री क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है। री जो है ना क्या है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का क्या है? जीव के नाम का बोध हो। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जो है ना संज्ञा बोलते हैं। किसी भी जीव जंतु या किसी भी चीज हो, संसार में कोई भी वस्तु है, अगर उसका नाम है तो वो क्या होता है? वो संज्ञा होता है। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? देखो अंतर्मुखी का क्या होगा? अंतर्मुखी का आपको याद होगा कि अंतर्मुखी का शब्द का क्या होगा? बहिर्मुखी। विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का मतलब अंदर में, ठीक है, बहिर्मुखी का बाहर, ठीक है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो उसको जो है ना आस्तिक बोलते हैं। जिसको विश्वास नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन अब मेरा क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उगल देना गुप्त बात प्रकट कर देना। कोई भी बात जो है ना अगर हमारा गुप्त है, ठीक है, और उस बात को हम प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये बात को उगल दिया, ठीक है। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? तो 84 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? गगन। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? गगन होगा। इस बातों को याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? 85 नंबर क्वेश्चन यही मेरा कहता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो आगामी शब्द का विलोम जो होगा ना विगत होगा। आगामी शब्द का उल्टा जो है ना, आगामी शब्द का जो है ना उल्टा क्या होगा? विगत, ठीक है। आगामी मतलब आने वाला होगा तो उसको क्या हो जाएगा कि विगत हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? आप याद रखिएगा कि वो क्या होगा? अपलक होगा। बिना शब्द गिराए हुए के लिए क्या होगा? बिना पलक गिराए हुए के लिए क्या होगा? अपलक होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है चिराग तले अंधोरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधोरा जो है ना लोकोक्ति का मतलब अर्थ क्या होगा? इसका वास्तव में अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका चिराग तले अंधेरा का क्या होगा कि अपनी बुराई जो है ना किसी को नहीं दिखती है, यही हो जाएगा। इसका बी आंसर होगा, अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? त्रिपाद कौन समास है? 88 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि त्रिपाद कौन सा समास है? तो त्रिपाद जो समास है वह मेरा कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु समास होगा। त्रिपाद कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। अब 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने किसको मारा? लोगों ने किसको मारा? तो चोर को मारा। कौन सा कारक हो जाएगा? लोगों ने चोर का मारा, तो यह किस कारक का उदाहरण है? यह पूछा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? 89 नंबर में कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा 90 नंबर क्वेश्चन, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर शब्द का क्या होगा संधि विच्छेद? पयः जो धरा। पयोधर का क्या होगा? पयः जोर धरह, ठीक है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए 50 हाथी आपको यह कहने से ही लग रहा होगा कि यह क्या चीज का बात हो रहा है? तो यह संख्या का बात हो रहा है, इसीलिए कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मोहन मुझसे किताब लिखाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन मुझसे, मोहन किससे? तो मुझसे। यह कौन सी क्रिया है? तो यौगिक क्रिया है। यह जो है ना यह दो व्यक्तियों के मेल का क्रिया है। यह क्या चीज है? मतलब दो व्यक्तियों के मेल की क्रिया, इसीलिए यह कौन सा हो जाएगा? यौगिक क्रिया होगा, ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान जो है ना 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह क्या है? यह कौन से काल का उदाहरण है? आप बताइए। तो यह जीवित नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा रहेगा, रहेगी, यह भाषा जो है ना यह किस में? रहेगा, रहेगी, रहोगे, यह सब चलेगा, तो ठीक है। यह कौन से क्रिया का उदाहरण होगा? तो यह जो है ना आपको याद होगा कि यह कौन से काल का उदाहरण होगा? तो यह जो है ना यह भविष्य काल का उदाहरण होगा। कौन से काल का होगा? भविष्य काल का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 94 नंबर में, ठीक है।
ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जो नहीं किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, वह क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं वह क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द होते हैं? वह योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरा आ गया कि 95 नंबर क्वेश्चन, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान शब्द में जो है ना उपसर्ग मेरा क्या है? अजान शब्द में जो मेरा उपसर्ग क्या है? अ। ठीक है, अ अजान, अ जोड़ जान, क्या होगा? अ जोड़ जान। तो इसीलिए क्या हो गया? पहला वाला उपसर्ग हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको याद होगा कि एक दलित परिवार में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कौन से परिवार में? तो दलित परिवार में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, किस परिवार में? तो दलित परिवार में। याद रखिएगा। मैक्स मूलर का जन्म, 97 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आपको याद होगा कि डेसाउ शहर में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ शहर में। ठीक है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ना किसकी भूमि है? तो आपको याद होगा कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है? यानी कि भारत जो है ना भूमि है। अब अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो आपको याद होगा कि जब भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तो जो है ना वाराणसी के पास जो है ना दारिस नामक जो है ना सोने से भरा सिक्का मिला था और यह सोच करके जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया था ताकि जो है ना यह जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बहुत बड़ा उपहार लगेगा और जो है ना हमको एक कोई अच्छे से पद पे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको बैठा देगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका जो है ना फायदा नहीं पता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इस जो है ना दारिस नामक जो है ना सोने के सिक्कों को जो है ना गला दिया था। आप क्वेश्चन में कमेंट कीजिएगा कि यह दारिस नामक सिक्कों में जो है ना कितने दारिस सोने का सिक्का था। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग ने जो है ना इंग्लैंड को भेजा था, कितने दारिस सिक्का था यह कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को कितना अच्छे से किताब पढ़े हैं, क्योंकि किताब में स्पष्ट दिया हुआ है कि कितने सोने का सिक्का जो है ना भरा घड़ा मिला था। अगला 100 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है कि प्रतन मानव का अर्थ क्या है? तो प्रतन मानव का अर्थ होता है आधुनिक मानव। ठीक है, अब देखिए जो हम अभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हम कंप्लीट किए हैं, ठीक है, इसमें से आप कंफर्म रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव में से जो है ना आप जो है ना कंफर्म रखिएगा कि कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी सीटिंग में जो है ना आपका 40 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेंगे एग्जाम में। तो धन्यवाद आप वीडियो अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।